नहीं, दोनों जाहिर है कि दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा होगा, तो उसके बाद जो है वो बात आगे चलेगी। दोनों तरफ से, जी दोनों तरफ से जी आवाज़ मेरी आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। शायद डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू करें। जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आवाज़ आपकी आ रही है। प्रोडक्शन टीम अगर बता दे मैं तो ज़्यादा अच्छा। आवाज़ दोबारा हम राब्ता बहाल कर दें। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि अभी जो सूरत हाल है वो ये कि अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में जो है वो मुज़ाकरात के पहले दौर का आगाज़ हो जाएगा। दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर आमादा हो चुके हैं। अभी ईरानी क़यादत, अमरीकी क़यादत दोनों ही पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान की जानिब से जो कोशिशें की जा रही थी वो तमाम तर कोशिशें रंग ले आई हैं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सिफारती कामयाबी है और इस वक्त पाकिस्तान पूरी ही दुनिया में मरकज़ निगाह बन चुका है। पाकिस्तान ने यह साबित किया है कि अमन का फ़रोग देने के लिए, अमन का पैगाम आम करने के लिए पाकिस्तान ने जितने भी इक़दाम उठाए हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी मुफाद में नहीं बल्कि दुनिया के मुफाद में हैं। और अमन के पैगाम को आम करने में पाकिस्तान ने अब तक तमाम तर कोशिशें की हैं और इस वक्त तमाम आलमी बरादरी जो है और सिफारती सतह पर पाकिस्तान की पज़िराई हो रही है और पाकिस्तान ने इस मकाम को हासिल किया अपनी अनथक कोशिशों से। और आज जो है अब से कुछ देर बाद ही बल्कि इस मुज़ाकरात के पहले दौर का आगाज़ हो जाएगा। दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से अपने अपने ख़दशात का इजहार भी किया गया है, डिमांड्स शेयर की गई हैं और आज होने वाले मुज़ाकरात पर उन तमाम तर ऑप्शंस को डिस्कस किया जाएगा और इस बात पर राज़ी किया जाएगा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती और तमाम तर चीज़ों को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश की जाएगी। इसमें जो अहम किरदार अदा कर रहा है, जो मेन किरदार अदा कर रहा है वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने अपनी अनथक कोशिशों से ये साबित किया है कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन के पैगाम को फ़रोग़ देने की कोशिश की है, अमन का पैगाम आम किया है और आज उसका अमली मुज़ाहरा भी हम देख रहे हैं कि दोनों फ़रीक़ैन बिल आखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर राज़ी हो चुके हैं। इन्वॉल्व होंगे इसमें आगे, यानी ये मामला जो हैं, ये जो है ना कि इतना, क्योंकि प्लेटर बहुत बड़ा, बहुत अहम मसाइल इसमें आपने हुर्मुज़ डिस्कस होनी है, बैंकिंग सिस्टम डिस्कस होना है, कहीं पेट्रो डॉलर का जिक्र आ जाएगा, करेंसीज का जिक्र आ जाएगा, सिक्योरिटी का जिक्र आ जाएगा। फिर मैंने आपसे बात की कि जो अरब ममालिक के अंदर कुछ खलीजी रियासतों में ये हो रहा है मामला कि भाई ईरान के साथ डायरेक्ट बात कैसे हो रही है, अभी तक तो आज तक तो हुई नहीं, पिछले 47-50 सालों में पहली दफा बात हो रही है और वो भी नायब सदर कर रहे हैं बात आके, जो कि बड़ा अनयूजुअल है कि नायब सदर किसी आप देखें ना, यूक्रेन के मामले में भी स्टीव वित्कोफ थे, पहले सारे मामला स्टीव वित्कोफ, पहली दफा ये हुआ है कि नायब सदर अमेरिका के मामला को हल करने के लिए खुद आए और ईरान की के कहने पर आए। तो कुछ ना कुछ तो इसमें से निकलेगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप का वो ट्वीट, उसको सब डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेट रीसेट, वो रीसेट क्या है, किस शक्ल, वो क्या है प्रेसिडेंट ट्रंप के जहन में, वो अभी तक वाजे नहीं हुआ। दूसरी जो बात है वो देखें, दोनों तरफ से ये भी है कि जी हम तो जंग के लिए तैयार हैं और ये धोखा दरमियान में हो गया तो उसके बाद कहीं ये रीलोडिंग तो नहीं हो रही असले की, रीलोडिंग असले की नहीं, ये मेरी जाती राय है, इतनी ज्यादा फटीग है, वॉर फटीग इतनी ज्यादा हो चुकी है इस वक्त, इतना थक चुके हैं ये खलीजी रियासतें भी, अमेरिकन भी, इत्तेहादी मिल नहीं रहे, ऑयल का क्राइसिस पैदा हो रहा है। वो कह रहे हैं जेट फ्यूल पता नहीं 3 दिनों का रह गया है या कितने दिनों का, यूरोप के लोग कह रहे हैं फ्लाइट्स, दुनिया, एक पूरी इकोनॉमी दुनिया की रुकी हुई है, जिंदगियां दाव पे लगी हुई हैं। अब ये कहना कि जी रीलोडिंग होके दोबारा 15 दिन के बाद तरोताजा लोग पहलवान उतरेंगे, वो यही पहलवान है, एग्जॉस्ट हुए हुए सारे, सब थके हुए, लड़ लड़ के सारा कुछ जो हुआ है पिछले दिनों में, तो ये अगले 15 दिनों में क्या हो जाएगा, नए मिसाइल सिस्टम्स बन के आ जाएंगे, नया कोई थार्ड आ जाएगा, नए कोई मॉडल्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो इनको करना है वो अभी करें, मेरा तो मशवरा है और मेरी उम्मीद भी ये है, ये मामलात को कम से कम ये है कि इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव, ये जो जंगबंदी है, यानी जो सीज फायर का, देखिए सीज फायर की वायलेशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रही है, सीज फायर तो बहुत ही घटिया और बदनाम लफ्ज़ है सीज फायर, और आज की दुनिया में तो हैसियत कुछ नहीं कि सीज फायर हो गया जी ये। और देखिए ना, मैंने पहले भी बात की कि जो सिस्टम टूट रहे हैं, ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम टूट रहा है, ये करेंसी का सिस्टम टूट रहा है, वहां यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपर्स भी टूट रहे हैं सिस्टम,
अफ्रीका में पीस कीपर्स नहीं है, वहां पर अफ्रीकन यूनियन, कई मुल्क ऐसे हैं, माली और सूडान, और वहां पे वो अफ्रीकन यूनियन वाले कहते हैं कि हम अपनी फौज यहाँ पे रखेंगे एज अ पीस कीपर, और ये वार्नर ग्रुप हमें गारंटी दे या कोई और गारंटी दे। यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपर्स हैं वो तो जंग में नहीं, उनके पास हौसला नहीं होता, गोलियां तो नहीं चलाते। इशू ये है कि ये पीस कीपर्स का जो एक था बड़ा जबरदस्त था मॉडल, वो जो दरमियान में नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को कोई नहीं मान रहा, वो करारदादें कहाँ गई, कैसे हुई। अब ये हो रहा है कि हमें गारंटी उनको चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा की गारंटी तो एक तरफ चली गई ना। अब यह है कि ये यहाँ पर कोई गारंटी का सिस्टम भी आएगा, कोई चाइना भी होगा दरमियान में, मिसाइल प्रोग्राम, इनरिच यूरेनियम। मैंने आपसे कहा ना कि मेरी ये तवक्को है, भी कोई सरकारी तौर पे बात नहीं हुई कि ये शायद मुज़ाकरात कल चलने चाहिए, चंद घंटों में कुछ भी नहीं होगा। बहुत बड़ी टीम्स आई हुई हैं उस तरफ से, और सीरियसनेस है। यानी वाइस प्रेसिडेंट, आपका ख्याल है कि 2-3 घंटे में वो हैंडशेक करके चले गए, बातचीत नहीं। मेरा अपना अंदाजा है, और मैं समझता हूं कि इन दोनों मुल्कों को ये करना चाहिए और दुनिया को भी फोर्स करना चाहिए कि यहां से कम सारी बातें नहीं तो जो बुनियादी बातें हैं वो तो तय करके उठें। ये जो टोल टैक्स है और बाकी मामलात, ये तो उसके वर्किंग ग्रुप बन जाए, कुछ बन जाए साइडों पे बात, लेकिन फौरी तौर पे एक तो ये परमानेंट जंगबंदी की तरफ चले जाएं। अच्छा, आपने हुर्मुज भी किसी तरह से खुल गई है, नहीं खुली, जहाज निकल रहे हैं, उसको कुछ थोड़ा सा इजीनेस वहां पे लेकर आ जाएं। लेकिन ये जो नॉनसेंस शुरू की हुई है कि जी लेबनान में सीज फायर, यानी मुझे बताएं ये कोई तुक है इस वक्त बात करने की कि नेतन्याहू जी बात नहीं सुन रहा और वो शहीद करता जा रहा है वहां पे। ये इस तरह की अगर ये हरकतें करेंगे ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी बैठी है, तो बात आगे कैसे चलेगी? देखिए ना, अभी तक अब मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि ईरान की तरफ से जो बुनियादी बात हो रही है, क्या बात हो रही है, वो तो वही बात हो रही है जो पाकिस्तान ने बात की है लेबनान की, कि लेबनान के अंदर भाई जंगबंदी करा दो, खुदा के ये कर क्या रहे हैं? तो बात ही है कि वो वहां पर वो नेतन्याहू नहीं सुन रहा जी, नेतन्याहू को हमने कहा है, नेतन्याहू को गालियां दी हैं, फिर भी उसके बावजूद वो गजा में भी शहादत है। उसको आप लेबनान को छोड़े, गजा में और शहीद कर दिए 10 लोग आज। तो बात यह है कि ये अगर ये सूरत हाल बनती है ना, और इस मामले को ईरान इशू बना लेता है, तो आप समझें कि फिर अमेरिका का कोई इसके बाद अमेरिका की बात नहीं सुनेगा। कि अगर वो ये भी नहीं मनवा सकते नेतन्याहू से कि वो सीजफायर करवा दें, यानी इसको 72 घंटे हो गए और पाकिस्तान ने भी बात की है और पूरी दुनिया में, और इसमें अरब ममालिक भी अनईजी है कि यार ये वहां लेबनान में क्या मसला है, ये क्यों वहां पे जो है वो उनकी हुकूमत डिस्टेबलाइज हो गई है। मैं पहले भी बात कह चुका हूं, मैं दोबारा बात कह रहा हूं, ये जोसेफ बयान, अगर मुझे 2-4 मिनट मिले तो मैं इस बात को जरा लेबनान की बात तो और करूं। देखें, सऊदी अरेबिया, मेरी वहां पे 2018-19 में जो सऊदी अरब के पार्लियामेंट, यानी सऊदी अरब से क्लोज जो पार्लियामेंटेरियंस थे वहाँ पे लेबनान की पार्लियामेंट में, उनसे मेरी एक मुलाकात हुई थी काफ़ी तवील। कुछ हम मीडिया के लोग थे तो हमें उन्होंने बुलाया था और हम वहाँ जाके मिले थे। मैं उस वक्त वहाँ उस वक्त ये फीलिंग थी कि यार ये जो है ना, ये इशू लेबनान का बड़ी खिचड़ी बन चुकी है, और ये खिचड़ी बनी हुई है तो सऊदी अरेबिया थोड़ा सा पुल आउट अपने आप को कर रहा था। अच्छा, पुल आउट हुआ तो वो वैक्यूम जो है वो फिल हो गया, वो हिजबुल्लाह ने कर लिया। अब सऊदी अरेबिया दोबारा गया, लेकिन सऊदी अरेबिया का ये जो सऊदी अरेबिया जिस सेटअप को सपोर्ट कर रहा है उसको पूरा असर्ट करवाए, वो असर्ट करवाए जोसेफ बयान को और नवाब सलाम को कि भाई आप असर्ट करके ये इसको यहां से पीछे फेंके ना, ये जो इसराइल की फौज है। अब वो नेतन्याहू के कह रहे हैं मैं मंगल के दिन जाऊंगा, मार्को रूबियो के साथ बैठ के वो स्टेट डिपार्टमेंट डायलॉग करूंगा। वो भाई ग्राउंड पे वहां हिजबुल्लाह लड़ रही है, तो या तो हिजबुल्लाह उनकी, देखें जो तुर्की का एक मॉडल है ना, तुर्की का एक मॉडल जो सीरिया में सामने आया है, वो मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो है कि जो एसडीएफ और बाकी सारी तंजीमें थी वो उनकी मेन जो उनकी फौज थी उसमें उनकी इंटीग्रेशन हो गई। यानी अगर ऐसा हो, ऐसा कुछ फॉर्मूला निकलता है कि हिजबुल्लाह जो है वो हिजबुल्लाह लेबनान की फौज के अंदर उनकी इंटीग्रेशन हो जाती है। देखिए, हमास के बारे में भी तो ये फॉर्मूला बना ना अल्टीमेटली, कि वहां पर जो हम सारे मुल्कों ने कहा कि भाई हम तो डिसआर्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान समेत, हमारा तो वहां स्टेबलाइजेशन का रोल है, हम क्या जाके कैसे कहेंगे हमास से कि आप असला छोड़ें। फिर आखिर में ये तय हुआ कि हमास ने भी वेट किया, उनकी तरफ से भी नाम आए, इधर से भी नाम आए, सब एग्री कर गए। इसराइल परेशान था, उसने फिर बीच में गन की। तो ऐसे ही कोई सेटअप
लेबनान का, ये मेरा अपना ख्याल है कि ऐसा ही कुछ सेटअप बनेगा फ्यूचर में और बनाना चाहिए, जिसमें हिजबुल्लाह एक उनकी, देखिए कितना अच्छा फॉर्मूला बना था ताइफ में, सऊदी अरेबिया का फॉर्मूला था ताइफ एग्रीमेंट, कि ये सदर ऐसे होंगे, स्पीकर ऐसे इस तरह से होंगे, और ये सारा जो सिलसिला था पूरा। और ये चूंकि फ्रांस का पुराना मॉडल था लेबनान में, लेकिन उसको दोबारा खाना जंगी के बाद ये हुआ कि सदर से पावर्स लेके वजीर आजम को दे दी गई। इसीलिए आप देखिए कितने स्ट्रांग वजीर आजम आए, रफीक हरेरी, साद हरेरी, ये सारे स्ट्रांग थे। लेकिन उसके बाद आप देखिए आपको वजीर आजमों का नाम ही नहीं पता होगा ईरान के, लेबनान के वजीर आजम कौन है। तो वो वजीर आजम अपने आप को असर्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, असर्ट नहीं कर पा रहे तो सारे लोगों के ज़हन में फिर हिजबुल्लाह की क़यादत का नाम आता है। तो या तो अच्छा, वो आर्मी जो है वो भी इस तरह का सेटअप बना हुआ है कि आर्मी के चीफ भी मैरोनेट क्रिश्चियन होंगे और प्रेसिडेंट भी मैरोनेट क्रिश्चियन होंगे, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि ये सेटअप जो है, ये हिजबुल्लाह को या तो अपनी फौज के अंदर इंटीग्रेट करें, एक वहां पे पावर मौजूद है जो लड़ रही, जो जमीनी हकीकत है। हमास एक जमीनी, आप उसको माने या ना माने, आपने किया है ना डायलॉग, मुझे बताएं जब ये दाइश का मसला खड़ा हुआ था तो क्या क्या हिजबुल्लाह और अमेरिका एक साथ नहीं थे, एक फोरम पे नहीं थे, एक फोरम पे थे, एक तरह से वो उनके राब्ते थे कि दाइश के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो हिजबुल्लाह भी लड़ रही थी और अमेरिकन भी उस वक्त लड़ रहे थे। तो बात यह है कि ये जो इशू इस वक्त छेड़ा हुआ है ना नेतन्याहू ने, इस इशू को तो फेंकना पड़ेगा एक साइड पे। और ये एक इरिटेंट है जो देखिए ना, कल से लेके आज तक, पहले दिन वो 300 शहादतें हुई और आज अब पता चल रहा है गजा में शहादतें हो रही हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो है इसको बिल्कुल जो है वो, अच्छा पाकिस्तान का एक जो अस्करी डेलीगेशन है, इसी दौरान जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के, तो आपको पता है ना, इस सारे मामले से हटके पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात हैं जिनको मैं डिफेंस पैक्ट से बहुत बड़ा नाम देता हूँ। ये डिफेंस पैक्ट तो भी हमारे सामने बाकायदा है, लेकिन उससे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बड़े तवील और गहरे ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से एक फौजी दस्ता वहां पहुंचा है, सऊदी अरेबिया की अपनी सिक्योरिटी के लिए वो डिफेंस पैक्ट का हिस्सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं जो बात कह रहा हूं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये सबसे पहले देखिए, इरिटेंट इस वक्त क्या है, इरिटेंट बना हुआ है कि ये लेबनान की जंग रात हो रही, पहला दिन गुजर गया है, ठीक है, और शाम ढल रही है। अब ये मुज़ाकरात यकीनन शुरू हो गए होंगे, लेकिन मुज़ाकरात बहुत सारे इश्यूज पे हैं। पहले तो ये सीज फायर एक इतना घटिया लफ्ज है, इस लफ्ज की कोई हैसियत ही नहीं रही सीज फायर की। यानी सीज फायर कोई हैसियत है सीज फायर की? सीज फायर हो रही है, बीच में जनाब लोग शहीद हो रहे हैं। तो पहले तो सीज फायर को गारंटर कोई बने, अमेरिका तो गारंटर नहीं बन सकता। अमेरिका क्या खाक गारंटर बना है ये गजा में और लेबनान में कि सीज फायर हो रही है जिन मैं, अच्छा मैं क्या करूं जी, हमें तो पता नहीं था, वो नेतन्याहू ने उधर से मिसाइल चला दिया। आपने देखा कल जो ईरान की डेलीगेशन को किस तरह सिक्योरिटी में लाया गया है और किस तरह से उनको यहां पे महफूज रखा गया, और पहले पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि स्पॉयलर्स बीच में फॉल्स फ्लैग कर सकते हैं पाकिस्तान में। इशू ये है कि ये जो डेलीगेशन अब आ गए हैं ना, ये आ गए हैं, ये यहां से कुछ बुनियादी बातें तय करके उठे, चाहे उसमें 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, ये दोबारा नहीं आ सकते और ना ही ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वापस अपने अपने मुल्कों में जाएं। इनके मुल्कों में बड़े, आप लोगों के जज्बात हैं बहुत ज्यादा, ईरान में बड़े जज्बात हैं। खलीजी मुल्क देख रहे हैं कि भाई हमारा क्या, हम कहां पे खड़े होंगे, हम कहीं बाईपास तो नहीं हो गए, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं। चाइना दरमियान में है जी, मुलाकात तो अहम है। और अब जो ईरान का जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इस वक्त, वो ये कह रहा है कि ईरान ने 4 कंडीशंस, क्योंकि जाहिर है मीडिएटर्स के थ्रू बात हुई है ना, तो जो मुज़ाकरात के बाकायदा आगाज से पहले उन्होंने 4 कंडीशंस रखी हैं जो कि उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर ये नॉन निगोशिएबल है। एक कंडीशन उन्होंने रखी है कि आबना हुर्मुज़ पे मुकम्मल ईरान का कंट्रोल होगा। दूसरा, उन्होंने उनकी तरफ से, ये मैं उनकी मीडिया को, ईरान की मीडिया को कोट कर रहा हूँ, दूसरा वो कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे जो वॉर की रिपरेशंस हैं, वो जो नुकसानात हैं वो सारे, अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ब्लॉक्ड एसेट्स सारे, और ड्यूरेबल सीज फायर अक्रॉस द एंटायर वेस्ट एशिया रीजन। अच्छा, ये इसमें से जो मेरा ख्याल है, ये तो कोई इशू नहीं है कि पूरे वेस्ट एशिया रीजन में एक ड्यूरेबल सीज फायर होना चाहिए फौरी तौर पे। अच्छा, आपने हुर्मुज़ जो है उसके ऊपर तो कंट्रोल है ईरान का, अभी तक ईरान ने कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन उसका जो आगे का फॉर्मूला है, आगे मुस्तकिल कैसे होगा, वो जाहिर है कि एक ऐसी बात है जिसके ऊपर बातचीत आगे चलनी चाहिए। इसमें और भी फरीक हैं और वो यकीनन इस पे इतराज करेंगे।